और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। ईरान के मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अली खामनेई की मौत के बाद मुज्तबा बने सुप्रीम लीडर। शीर्ष नेताओं ने मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया है। नए सुप्रीम लीडर का आईआरजीसी ने समर्थन किया है। नए नेता का हर आदेश मानेंगे। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है इस्लामी गणराज्य की रक्षा करेंगे। आईआरजीसी की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है। हर बलिदान देने को तैयार, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुनने के बाद खामनेई का बेटा अब खामनेई की जगह पर और सर्वोच्च लीडर चुना गया। ईरान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अली खामनेई की मौत के बाद मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाया गया है, चुना गया है। शीर्ष नेताओं ने सर्वसम्मति से मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया है। नए सुप्रीम लीडर का आईआरजीसी ने भी समर्थन कर दिया है और साथ साथ इस बात का जिक्र भी कर दिया कि हर नए नेता का हर आदेश मानेंगे, इस्लामी गणराज्य की रक्षा करेंगे, हर बलिदान देने को तैयार है। और वहीं मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर ट्रंप ने धमकी दे दी है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है? ट्रंप ने कहा कि नया सुप्रीम लीडर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, नहीं चलने देंगे। मेरी मंजूरी के बिना सुप्रीम लीडर नहीं टिकेगा, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान को मुझसे मंजूरी लेनी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो एक तरफ मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना गया, वहीं अमेरिका की तरफ से रिएक्शन भी आ गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अंदाज में अपनी मर्जी बताई है यहां पर और कहा है कि मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बना दिया है लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरी मंजूरी के बिना सुप्रीम लीडर ईरान में नहीं टिकेगा, यानी वहां पर जो भी सत्ताधीश होगा वो मेरी मंजूरी के हिसाब से, मेरी विश के हिसाब से वहां पर आसीन होगा। और चूंकि यहां पर मुज्तबा को चुन लिया गया, ऐसे में ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान को मुझसे मंजूरी लेनी होगी, पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कह चुके हैं कि ईरान में जो भी सत्ता होगी वो अमेरिका और इजराइल के हिसाब से होगी। अमेरिका चुनेगा, अमेरिका डिसाइड करेगा। और अब एक बार फिर से एक स्टेटमेंट आया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जब मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर ईरान का चुन लिया गया। आईआरजीसी ने कहा कि अब इस्लामी गणराज्य की रक्षा होगी और आईआरजीसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि मुज्तबा के तमाम जो निर्देश होंगे उनका पालन होगा। यानी कि सर्वसम्मति से ईरान ने अपना नया नेता अली खामनेई की मौत के बाद चुन लिया है। उन्हीं के बेटे को चुना गया है। लेकिन ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हुई और एक रिएक्शन उनकी तरफ से आया है और साफ तौर पर कहा कि मेरी मंजूरी के बिना सुप्रीम लीडर नहीं टिकेगा। अब इसके मायने क्या है? क्या जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका ने जो अली खामनेई के साथ किया, वही स्थिति मुज्तबा के साथ भी होने वाली है, ये देखना होगा। तमाम तरह के सवाल है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं तारुफ करा देती हूँ। कर्नल पीयूष अग्रवाल, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पीयूष जी, यहां पर मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर ईरान ने चुन लिया है और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्या मायने इसके निकाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को ये बधाई देना चाहता हूं। कल वर्ल्ड कप हमने जीता है। हमारा देश इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है और दुनिया में के एक बड़े हिस्से में युद्ध चल रहा है। 4 युद्ध इस वक्त चल रहे हैं और ये युद्ध का आज 10वां दिन है। और इस 10 दिन में जैसा कि लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये युद्ध जल्दी खत्म होगा, हमने ये अलग अलग चैनल्स पे भी और ये बात बताई कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जो राष्ट्रपति ट्रंप का एक मेजर पॉइंट था वो था रजीम चेंज। हर एक युद्ध का एक एंड स्टेट होता है, टर्मिनल स्टेट, जिसको कहते हैं कि हम युद्ध क्यों लड़ने जा रहे हैं। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक एम था कि हमें उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट करना ताकि वो दोबारा उस तरह की हरकत ना कर सकें। तो इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी का भी एक एम था कि ईरान का रजीम चेंज। अब रजीम चेंज में उन्होंने पहले दिन बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, खमेनी को मार गिराया। अगले दिन ही 48 उनके टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग आईआरजीसी चीफ और टॉप लीडरशिप और उसके रिश्तेदार क्लर्जी जो होती है वहां के, जो मुल्ला मौलवी का एक संगठन होता है, उसको भी उन्होंने काफी गहरा नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये अभी तक जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है उसको हमें गौर देना पड़ेगा। उन्होंने लोगों को कहा है कि आप सड़कों पर उतरो
और अपने रजीम चेंज की तरफ बढ़ो आगे। हाँ। लेकिन ये चीज बहुत लिमिटेड, बहुत एक कंट्रोल्ड मैनर में दिखाई दी है। हाँ। ईरान की आवाम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में यह भी कहना मुश्किल है कि कितना जो रजीम के फेवर में थे और कितना रजीम के विरोध में थे। राइट। क्योंकि जो रजीम के विरोध में जितने लोग थे, ये भी देखिए ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई मेरी चॉइस का यहाँ पर जो प्रमुख होगा वो पूरी तरह से कोई ईरान की जो जनता है उनके फेवर में नहीं है। कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। ढिल्लों साहब, आपका भी स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि भाई मेरी चॉइस से यहाँ पर नहीं चुना गया ईरानी कमांडर तो नहीं टिकेगा, क्या इनको भी ठिकाने लगा देंगे, ये कह रहे हैं वो? देखिए, युद्ध का जो बेसिस है वो जैसा कि इन्होंने भी कहा पहले ही कि वहां पे रिजीम को चेंज करना है। हाँ। अब खुमैनी या उसका बेटा वहां पे सुप्रीम कमांडर बन गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई पॉलिसी में, ना कोई वहां के अवाम में, ना सरकार में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस तरह के सेटअप में ये ही होता है अक्सर कि आगे की आगे डायनेस्टी जो है पास ऑन कर दी जाती है, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नहीं तो वहां पे सहमति एक मैसेज भी तो हो गया ना कि भाई आपके हिसाब से थोड़ा ही होगा, आप थोड़ी बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो हम चूज करेंगे ना। ये एक मैसेज भी तो ईरान लगातार दे रहा है जिस तरह से वो आक्रामकता से हमले कर रहा है। और अब यहाँ पर रिजीम चेंज भी नहीं हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे वैसा हुआ नहीं है। संक्षेप में रखेंगे सर प्लीज। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ चुके विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, स्वागत आपका भी है, आपके पास भी आ रही हूँ। ढिल्लों साहब जल्दी से। हाँ, अगर राष्ट्रपति ट्रंप जो चाह रहे हैं अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए तो युद्ध जारी है। अगर वो अचीव कर लेते अपना टारगेट की वहां रिजीम चेंज कर देते तो ये युद्ध भी खत्म हो जाना था। पर क्योंकि अभी वहां पे एक सेटअप बाकी है जो ट्रंप के विरोधी है और वो उनकी बात नहीं मान रहा है, तो ये जाहिर है कि बहुत ट्रंप को गुस्सा तो आएगा और ये युद्ध अभी लंबा खिंचेगा और कोई आसार जल्दी इसके खत्म होने के लिए नहीं है। पर वर्ल्ड के ऊपर जो संकट है व्यापार का और बाकी चीजों का, ट्रेवल का, वो एक बड़ा संकट है जो दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। अभी आप देखिए कि तेल के दाम जो $100 के पार हो गए हैं, तो कितना इफेक्ट यहाँ पे अभी पूरे वर्ल्ड में तेल का पड़ रहा है। तो वो बहुत सारे वर्ल्ड को ये जंग है बहुत भारी पड़ रही है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई फैसला निकले, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइड में जा रही है। ठीक है सर। संजीव जी, यहाँ पर ना तो ईरान का जो एटीट्यूड है उसमें कोई परिवर्तन नजर आ रहा है, भाई वो तो डू एंड डाई वाली स्थिति में ना उन पर कोई असर पड़ नहीं रहा है, ना उन्हें अपनी इकोनॉमी की चिंता है। वो यहाँ पर बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ट्रंप के सामने तो झुकेंगे नहीं। और राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना कि भाई मुज्तबा को चुन दिया, मेरे हिसाब से हुआ नहीं है, यानी कि हम हटा देंगे रास्ते से। अब कोई झुकने को तैयार नहीं, यानी कि एस्केलेशन लगातार बढ़ेगा, जैसे कि बाकी मेहमान भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए अगर इसी तरीके का अप्रोच अगर ईरान की इस्लामिक रिजीम का रहा तो आने वाले उनके जो दिन हैं वो और भी ज़्यादा अंधकारमय हो सकते हैं। और ये जो नई लीडरशिप वहाँ पर आई है मुज्तबा खामनेई की, उसको भी अमेरिका और इजराइल टारगेट करने की बड़ी कोशिश कर सकते हैं, बड़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस बात की और उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो ये अभी जो स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, और इस युद्ध की स्थिति में जो भी नया लीडर अनाउंस किया जाएगा वो निशाने पर होगा, वो टारगेट पे होगा, जैसा कि आपने इजराइल का और अमेरिका का स्टेटमेंट आपने देखा ही। तो ये जो पूरी स्थिति है, इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जो इस्लामिक रिजीम थोड़ा प्रूडेंस से काम ले, थोड़ा विजडम से काम ले और अपने और डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर भी आने के संभावनाओं को तलाशे। और उसके लिए जाहिर है कि जो नई लीडरशिप है उसको ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए, ये जानते हुए कि उनको काफ़ी सब्सटेंशियल तरीके का उनको डिग्रेडेशन जो उनके क्षमताओं में अमेरिका ने कर दिया है, मुज्तबा खामनेई के पिता जो पहले सुप्रीम लीडर थे उनको एलिमिनेट किया, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, जो नेवल एसेट्स, एयरफोर्स के एसेट्स, ग्राउंड एसेट्स, सभी को एक बहुत ही भारी क्षति अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के पहले पहुंचा दी है। और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और ऐसे में यदि तो अमेरिका को भी यहाँ पर हुआ, एक अपडेट मैं बता दूं, मैं आप लोगों के पास लौट रही हूँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ईरान की तरफ से हो रहे हमलों पर विस्तार से चर्चा। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना है, ईरान के अटैक को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। यूएई की तरफ से बात की गई है, यूएई के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो है फोन पर बातचीत की है।
और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना है। जिस तरह से ईरान जो है वो रिटालिएट कर रहा है, जब अमेरिका इजराइल की तरफ से अटैक किया गया उसके बाद जो रिटालिएशन ईरान ने किया है उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना गया। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन, रिटालिएशन को मान रहे हैं यहाँ पर। अब मैं क्या ये मानूं कि यूएई भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? संक्षेप में रखेंगे सर प्लीज। को और बाकी जीसीसी कंट्रीज, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी, ईरान ने अपने आप ही उनको युद्ध में शामिल कर लिया है। उन्होंने उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला किया है, उनके पोर्ट्स पर हमला किया है, एयर बेसिस के नाम पर उनके सिविलियन टारगेट्स पे हमला किया है। तो ईरान चाहता है कि युद्ध का स्कोप बड़ा हो जाए जिससे कि ये लोग भी युद्ध में आए। और पहले ईरान ने यह कहा कि हमारा टारगेट सिर्फ अमेरिकन बेसिस था, लेकिन हमने देखा है कि अमेरिकन बेसिस के अलावा उन्होंने इन देशों को काफी क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। उनके टूरिज्म को लेकर, उनके ट्रेड और जो ऑयल की जो सप्लाई चेन है उसको भाई उन्होंने निशाना बनाया है। तो ये इन देशों ने एक बड़ी अच्छी चीज करी कि बहुत संयम से काम लिया और इन्होंने वापस रिटेलिएट नहीं किया। ये ज्यादातर डिफेंसिव मोड में रहे हैं और इन्होंने, अभी हम देखें यूएई के ऊपर 1000 से ऊपर ड्रोन का निशाना हुआ और 200 से ऊपर मिसाइल, जिसमें कि 8 क्रूज मिसाइल भी थी। उन्होंने बड़ी बखूबी से उनका सामना किया। भले ही उनके 4 जो सिविलियंस थे उनकी डेथ भी हुई है इस हमले में। इसी तरह से सऊदी ने भी उनके ऊपर रिटेलिएट नहीं किया। तो ईरान तो चाह रहा है, और ये बिल्कुल सही बात कही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि जेनेवा के हिसाब से जो वॉर के रूल्स हैं, वॉर में वैसे तो कहते हैं कोई रूल नहीं होता, पर ये आप किसी भी नॉन प्लेइंग एक्टर के ऊपर बेवजह हमला नहीं कर सकते। ईरान ने किया है, ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ईरान के आसपास के जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहां तक कि टर्की भी जो नेटो का मेंबर है, वो भी ईरान के विरोध में खड़ा नजर आया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इनका जो रजीम चेंज होगा, रजीम चेंज पे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, आप ये देखिए इजराइल और यूएस का खुफिया तंत्र इतना स्ट्रांग है, सीआईए और मोसाद, कि मेरे को नहीं लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो कहीं पर भी मूवमेंट करेंगे। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन अमेरिका और इजराइल के पास पहुंच जाती है और उनके पास क्षमता है पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की। वो कहीं भी छुपेगा। रिजीम चेंज कितना भी वो जो अपनी वो बागडोर दूसरे मुर्तबा को संभालेंगे, उसकी भी 24 से 48 या 72 घंटे में एक उसकी भी क्षति हो जाएगी। तो ये रिजीम चेंज ही एक अल्टरनेटिव है जिसके पीछे ट्रंप अभी काफी तरह से आमादा है। बिल्कुल। और कर्नल पीयूष, आपसे भी सर हम ये समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको, ये जो जंग छिड़ी हुई है ये कितने दिनों में समाप्ति की ओर बढ़ सकती है? जैसे कि आप बता रहे 2 दिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। तो क्या लग रहा है अगर हम इस जंग की बात करते हैं, क्योंकि ईरान के लगभग सभी तेल डिपोज को जो आग के हवाले कर दिया गया है या उन पर विस्फोट कर दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर क्या माना जाए अब ईरान के पास बचता क्या है? देखिए, ऐसा है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक इतिहास में भी देखा गया है। और आप इस वक्त भी हमारे दुनिया में 4 मेजर युद्ध चल रहे हैं। एक ईरान और यूएस इजराइल का, जो कि सब हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, ये इजराइल और हमास के बीच में भी अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी। तो ये 4 युद्ध हमने देखा कि कोई भी समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ने वाला है। जी सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ बीच में। मिडिल ईस्ट में युद्ध का 10वां दिन, ये बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का 10वां दिन है और यूएस और इजराइल की ईरान से जंग जारी है। तो ईरान के अमेरिका और इजराइल पर हमले तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और यूएस बेस पर फिर से हमला हुआ है। ईरान ने ताबड़तोड़ क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें ईरान में अमेरिका और इजराइल पर जिस तरह से हमले तेज होते हुए और इजराइल और यूएस बेस पर फिर से हमला कर दिया ईरान ने। ताबड़तोड़ क्लस्टर मिसाइलें दागी गई हैं और यहाँ पर ईरान भी किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि बहुत हद तक हम कह रहे हैं ईरान को एक बड़ा नुकसान हो चुका है। संजीव सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम देखें तो इसका जो प्रभाव है बाकी देशों पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई की मार जो है वो इस तरफ आ चली है। यानी भारत में सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या कुछ इम्पैक्ट इस वक्त दिखाई दे रहा है?
देखिए, विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं उसके ऊपर काफी नकारात्मक असर पड़ा है ऑलरेडी। और ये अगर इसी तरीके की इंटेंसिटी युद्ध की जारी रही तो आने वाले समय में और भी जो प्राइसेस हैं उसमें उछाल आ सकता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से विश्व का 20% तक का जो एनर्जी का जो ट्रेड होता है वो वहां से गुजरता है, तो वो बाधित है। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है वो विश्व के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहेगा, भारत भी यही चाहेगा कि वहां पर स्थितियां बेहतर हों। लेकिन देखिए, स्थितियों को बेहतर करने के लिए वर्तमान समय में जो ईरान की जो नई लीडरशिप आई है, अगर वो कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और डिप्लोमेसी के जो ऑप्शंस हैं वो ओपन करती है तो ही कुछ संभव है। अदरवाइज आने वाले समय में भी ये जो इंटेंसिटी है वो बनी रह सकती है। यदि ईरान की आदमी की और मुस्तफा खामनेई जो हैं वो IRGC के काफी क्लोज माने जाते हैं। IRGC के लिए उन्होंने एक वहां पर उसके एक सोल्जर के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। बासिज जो फोर्सेस हैं, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स दूसरी है, उसको वो एक तरीके से उसको कंट्रोल कर चुके हैं, उसके हेड के तौर पर ही जाने जाते रहे और अब वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं। तो ऐसे में ये जो नई जो लीडरशिप आई है वो अपने हार्ड लाइन व्यूज के लिए भी जानी जाती है। मुस्तफा खामनेई जो है अपने हार्ड लाइन रुख के लिए भी जाने जाते हैं। 2009 में जो ईरान में जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे उसके ब्रूटल सप्रेशन को इस नए लीडर ने, मुस्तफा खामनेई ने उसको डायरेक्ट किया था। तो ये पहले भी इस तरीके की हार्ड लाइन पोजीशंस ले चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उसमें कोई वो वर्तमान समय की स्थितियों में कोई चेंज ला पाते हैं या नहीं लाते हैं। यदि वो इसी तरीके की हार्ड लाइन पोजिशंस पे बने रहे तो जैसा कि हमारे पैनलिस्ट पीयूष जी ने कहा कि उनका जो जीवन है वो आने वाले दिनों में खतरे में पड़ सकता है। उनकी भी वही स्थिति हो सकती है जो उनके पिता की हुई है। और ये जो टारगेट अमेरिका और इजराइल जरूर उनको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजीव जी, आपको क्या लग रहा है जो मुश्तबा है उनका रुख क्या कुछ रहेगा? क्या एक बदले की भावना रहेगी या फिर वो चाहेंगे कि ईरान के लोगों के बीच थोड़ी शांति हो जाए, अब इस युद्ध को रोका जाए? किस तरह से फैसला ले सकते हैं? क्या उनकी मानसिक स्थिति इस वक्त बता रही है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो नई ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर कुछ आगे का रास्ता अख्तियार करें। यदि बदला लेने इत्यादि की अगर वो सोचेंगे तो जाहिर है कि उनका जो आने वाला जो दिन है वो बहुत संकट में पड़ सकता है। और उनकी इस्लामिक रिजीम जो बची हुई लीडरशिप है, जो रिमेनिंग लीडरशिप है, वो भी वाइप आउट हो सकती है। उसके लिए बड़े खतरे, क्योंकि देखिए पहले अंतर ये था। मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा जो कन्फ्रंटेशन आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं उसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को मेरे असेसमेंट के मुताबिक हुई थी, जब एक ईरानियन रिजीम की प्रॉक्सी हमास ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। उसके बाद से अगले दिन से इजराइल का युद्ध शुरू हो गया था। लेकिन अब इस युद्ध में परिवर्तन ये आया है कि अमेरिका, जो कि पहले सिर्फ बैक कर रहा था, अब वो सीधा युद्ध में उतर चुका है। और वो जो टेरर प्रॉक्सीज और जिसको कहते हैं इजराइल में ऑक्टोपस का जो सिर था वो ईरान था, तो अब ऑक्टोपस के सिर पर ही हमला कर दिया है। और जाहिर है कि उसमें जो पूरी इस्लामिक रिजीम को काफी क्षति पहुंचा दी है। और अमेरिका अब चूंकि युद्ध में उतर चुका है डायरेक्ट तरीके से, पहले वो बैक कर रहा था सिर्फ इजराइल को, तो ऐसे में स्थितियां बदल गई हैं। तो ऐसे में यदि इस्लामिक रिजीम को अपना सर्वाइवल आगे इंश्योर करना है तो बेहतर हो कि वो अपने कई अप्रोचेज में बदलाव लाएं। उसमें आपके दर्शकों के लिए मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो न्यूक्लियर एम्बिशन को इस संदर्भ में जो उनका एम्बिशन है उसको उन्हें तो छोड़ना ही होगा। और दूसरा, जो आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो पॉलिसी इस्लामिक रिजीम की रही है उसके बारे में भी तुरंत सीरियस रिकंसिडरेशंस करने होंगे। तीसरा, जो यहूदियों के प्रति जो नफरत है, यहूदियों के प्रति जो घृणा का जो भाव रहता है इस्लामिक रिजीम में, उसके बारे में भी उनको सीरियस तरीके से विचार करके और उसको छोड़ने की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। तो ये सारी स्थितियां क्या ये इस्लामिक रिजीम कर पाएगी? अभी तक के अप्रोच से तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन यदि वो अगर अभी भी इन सारी स्थितियों में भी कि जब उनका अस्तित्व ही खतरे में है, यदि अभी भी वो परिवर्तन नहीं लाएंगे तो जाहिर है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को भी लूज कर सकते हैं। इस बात की भी यानी परिणाम और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं अगर यहाँ पर मुश्तबा ने सही फैसला नहीं लिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में इजरायली सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक। इजरायल हमले में 6 फलस्तीनियों की मौत की खबर आ रही है। तो गाजा में इजरायली सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायल हमले में 6 फलस्तीनियों की मौत की खबर इस वक्त सामने है। लगातार हमले चल रहे हैं।
गजा में इजरायली सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जा रही है और इस हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। यानी हमले जो है वो रुक नहीं रहे हैं इजरायल की तरफ से भी। कर्नल ढिल्लों सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, मौजतबा को लेकर कहा जा रहा है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने पिता की मौत का बदला जरूर घूम रहा होगा। ऐसे में क्या वो ईरान के लोगों के लिए सोचेंगे और कितना बैलेंस तरीके से वो सोच सकते हैं? जो उनकी इस वक्त की मानसिक स्थिति है, क्या वाकई उसमें बदला लेने की भावना नहीं होगी? क्या उन्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा कि अमेरिका ने जो किया है उसका बदला हम जरूर लेके रहेंगे या अपने पिता की मौत का बदला लेंगे? एक अच्छे और सच्चे लीडर की पहचान यही होती है कि लोगों के बारे में सोचे, लेकिन क्या जो उनका कर्तव्य है अपने पिता के प्रति उस पर ज्यादा फोकस करेंगे या लोगों के प्रति सोचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो कट्टरवाद जहाँ पे होता है वहां पे नफा नुकसान नहीं सोचा जाता, वहां पे ना ही पब्लिक के बारे में सोचा जाता है। वहां पे एक ईगो होती है कि हमने अपने विरोधियों को क्रश करना है और कुछ नफरत जो उनके मनों में भरी हुई है दूसरों के, यहूदियों के खिलाफ, दूसरे वर्ल्ड के खिलाफ, तो इसलिए वो उनका पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। और साथ के साथ अमेरिका, जब दो शक्तियों का, बड़ी शक्ति का और छोटी का तो युद्ध होता है, तो बड़ी शक्ति के लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है एक बार युद्ध शुरू हो गया तो, क्योंकि ये प्रेस्टीज इशू है। तो अमेरिका तो अब पीछे हटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात जो अभी ईरान के फेवर में नहीं है वो ये है कि उनके जो इंटेलिजेंस सेटअप है, उसकी इंटेलिजेंस में, उसके कैमरों में जहां से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें इजराइल और अमेरिका घुसपैठ कर चुके हैं। तो उनके अंदर की जो जानकारी है वो अमेरिका तक लगातार पहुंच रही है। काफी जो उनका सेटअप है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। हालांकि वो मिसाइलें अभी भी दाग रहे हैं। ईरान से एक दूसरी बड़ी गलती हुई है कि उसने इस वॉर को पूरे जो खाड़ी के क्षेत्र की, पूरे खित्ते की वॉर बनाने की कोशिश करी है, तो उससे बाकी जो मुल्क हैं उन्होंने काफी रिस्ट्रेंट दिखा के वो इससे दूर रहे हैं। हालांकि नुकसान हुआ है वहां पे थोड़ा बहुत, पर वो उसमें नहीं कूदे हैं। अगर वो उसमें कूद जाते तो जंग बहुत भयानक होती थी। पर उसमें वो लोग, उन्होंने समझदारी दिखा के, क्योंकि उनको पता है कि असली लड़ाई क्या है और हमें इसमें घसीटने की कोशिश करी जा रही है, तो एक तरह से वो अभी जंग से बाहर है। तो ईरान अलग थलग है इस सिचुएशन में। उसका तकरीबन 70-80% तो जो उसके पास मिसाइल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो नॉन सोर्सेज में है। नॉन सोर्सेज का 70% उसके पास खत्म हो चुका है। हो सकता है कुछ अननोन सोर्सेज में और भी उसके पास अम्युनिशन, मिसाइल्स वगैरह हो, तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि शायद मिनिमम अगर लेवल पे लगाएं तो 50% डिस्ट्रॉय होंगी। पर जो उसका जो रडार सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, लॉन्चिंग सिस्टम है, वो बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि ईरान में जो अभी उनके सपुत्र जो बने हैं, उनको सुप्रीम कमांडर मान लिया, क्योंकि और किसी को ऊपर बन भी नहीं सकती थी सहमति, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप एक तरह की वहां है और कट्टरवाद है। तो वहां पे जो इसी तरह के कट्टर लीडर ही आगे आएंगे और आगे आके उन्होंने वही पॉलिसी, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं होगा, कोई अवाम के बारे में नहीं सोचा जाएगा। पहले भी जो 2009 में ईरान में सत्ता चेंज के लिए संघर्ष हुए थे तो उसको बुरी तरह कुचला गया था। औरतों की तो खैर वहां कोई से ही नहीं है, कानून ही उनके बिल्कुल सारे खिलाफ है और कोई भी सजा कभी भी दी जा सकती है। तो ऐसी मर्द प्रधान सोसाइटी में ये सोचना कि वो अपने अवाम के बारे में सोचेंगे या नुकसान के बारे में सोचेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसका असर जो बाकी वर्ल्ड पे है वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि काफी जो इकोनॉमिक असर बहुत पड़ रहा है, पर वॉर अभी लंबी खिंचेगी। पर ईरान के चांसेस अभी ज्यादा कोई ब्राइट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने पॉलिसी कोशिश करी थी इस मामले को उलझाने की, वो नहीं उलझा है। अमेरिका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और किसी ना किसी तरह से स्प्लिट लाने की जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे अगर कुछ स्प्लिट होगी, अपनी चॉइस का किसी को वो लीडर बना के बैठाएंगे तो तभी वहां पे शांति स्थापित होगी। जब तक वहां पे कोई इस तरह की स्प्लिट अंदर से नहीं आएगी, या तो कोई फैक्शन तोड़ी जाएगी जनरल्स की तरफ से, या दूसरे एक फैक्शन को खड़ा किया जाएगा, कुछ ना कुछ वहां पे कोशिश होगी, जारी रख रहे हैं। और वो इजराइल के मिलके साथ में कुछ ऐसे वहां पे सेटअप बनाएंगे जो अमेरिका के साथ सहमत हो, फिर ही वहां पे कुछ जो सिचुएशन है इम्प्रूव हो सकती है। तो जब तक प्रेजेंट जो सुप्रीम कमांडर बने हैं वो हैं, जिंदा हैं, तब तक इसकी कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, कोई भी समझौता नहीं करेंगे।
तो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में ज्यादा होगी, क्योंकि वो ईरान भी हमले करेगा एक तरह से बदला लेने की कार्रवाई के लिए, और सुप्रीम लीडर अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए ये भी अपने अवाम को दिखाएगा कि हम अभी बहुत ज्यादा जंग को तेज करेंगे और हम अमेरिका को खत्म कर देंगे या इजराइल को खत्म कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड से जो इंटेंसिटी है वॉर की अगले कुछ दिन में आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस वक्त अगर वेपन्स की बात करते हैं तो क्या ईरान इतना सक्षम है कि इस जंग को अभी हफ्ते 10 दिन और जारी रखा जा सकता है, क्योंकि लगातार अमेरिका और इजराइल बमबारी कर रहे हैं, और ऐसे में क्या माना जाए कितना असलाह कितना बारूद हो सकता है ईरान के पास जिससे कि इस जंग को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, हफ्ता 10 दिन तो मामूली बात है, जरूर जंग खिंचेगी, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी खिंच सकती है, तो ये हम इतना नहीं कह सकते, पर जब कोलैप्स होगा, चाहे वो 15 दिन में हो चाहे 3 हफ्ते में हो, एकदम होगा, जैसा कि इराक में हुआ था। वहां पे इसी तरह सद्दाम हुसैन के टाइम में था, क्योंकि एक बार जब कोलैप्स शुरू हो जाएगा तो फिर उनकी जनता भी सड़कों पे आ जाएगी, वही जनता जो आज डरती है, बोलती नहीं है, तो उनके बुतों को रस्से डाल डाल के खींचने की वहां कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चीज की अगर आज देखें कि उस अवाम के खिलाफ लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है। कोई इसी तरह के अवाम जो सत्ता है, इस तरह के जालिम लोग जो बैठे हैं, उसके सामने किस आदमी की हिम्मत है कि वो उसका विरोध अपने ही देश में करेगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं होता जब तक कि उनको ये ना लगे कि पलड़ा भी दूसरी तरफ पलट गया है, फिर ही लोग सड़कों पे आते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि कर्नल पीयूष, ये माना जाए सर कि ये जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होने जा रही है ईरान की तरफ से, यानी ईरान यहाँ पर किसी भी तरह से मध्यस्थता करना नहीं चाह रहा है, जिस तरह से कर्नल ढिल्लो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सीधे तौर पर देखा जाएगा तो सिर्फ बदले की रणनीति पर काम होगा, यहाँ पर लोगों के बारे में नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद पहले जो हालात ईरान के थे वो कभी ना बनते। अभी सिचुएशन उसी तरफ बढ़ रही है। अगर आप देखें कि जिस तरीके से ईरान पर आर्थिक संकट आया हुआ है, वहां की आवाम के पास पीने का पानी तक नहीं है, सिवरेज में ऑयल मिल चुका है और पीने के पानी में भी ऑयल स्पिल्स हो चुके हैं, जो कल के अटैक के बाद जैसा कि हमने पढ़ा है। उनके पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम या सबसे बड़ा जो बैकअप है वो 2 देशों का भारी सपोर्ट है, वो चीन के द्वारा और रशिया के द्वारा, और बाकी उनकी प्रॉक्सीज जो कि मोर और लेस इस वक्त डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं। जो बची कुची प्रॉक्सी थी जैसे लेबनान में, उनके ऊपर ऑलरेडी इजराइल ने अपना हमला बोल दिया है। अब रही बात आवाम की, आवाम अब जैसे ही उनके ऊपर आर्थिक संकट और गहराएगा, उनको खाने पीने की सामग्री नहीं मिलेगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सड़कों पर उतरेंगे। और तब तक इनकी टॉप लीडरशिप वैसे ही खत्म हो चुकी है, जो नेक्स्ट लीडरशिप जो ये भी लेके आ रहे हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या कमजोर बहुत बुरी तरह से हो जाएगी। आवाम का तो वो सोच ही नहीं रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल दर्शन जी ने भी जैसे कहा है कि आवाम उनके टारगेट में है ही नहीं। इस वक्त उनका टारगेट है कि बस युद्ध में चलते रहे किसी तरीके से जब तक पूरा ईरान नेस्ते नाबूद ना हो जाए। लेकिन ईरान के आवाम को बचाना ये भी काम है यूएस का और वेस्टर्न वर्ल्ड का, क्योंकि अगर रजीम चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली अब वो यूज क्या कर रहे हैं, एक सस्ते ड्रोन्स, शाही ड्रोन्स जो कि उनके पास बड़ी संख्या में है, जिनकी कीमत कुल 10 से 15 या 20 हजार डॉलर होती है, और उनको वो बड़ी संख्या में छोड़े जा रहे हैं, और उनके पास सेंट्रलाइज कमांड भी नहीं रही है। ये जो लीडरशिप जो उनकी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उससे उन्होंने पहले ही उनको पता था कि ये हमारे ऊपर ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये 50, 60, 70% उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग सोर्सेस से पता चल रहा है कि डिग्रेड हो चुकी है। लेकिन जब ये कोलैप्स होगा तो ये आप देखेंगे विद इन डेज, मतलब उसमें समय नहीं लगेगा, जैसे ये जो नेक्स्ट लीडरशिप और इनका वो हो जाएगा और आवाम सड़कों पर उतर आएगी, जो उनके सपोर्टर्स जो इस रजीम के कट्टरवाद रजीम के सपोर्टर थे वो भी अपने आप गायब हो जाएंगे और वो भी पलड़ा चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे को या हमें सभी को लगता है कि ये 4 से 5 हफ्ते के अंदर शायद कुछ ना कुछ इसका वो आ जाएगा, अंत आ जाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त बड़ी खबर, जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, यानी बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी, $100 प्रति बैरल पहुंची है कच्चे तेल की कीमत। होर्मुज जल डमरू मध्य पर मंडरा रहा है खतरा, ये बड़ी खबर। $100 प्रति बैरल पहुंची है कच्चे तेल की कीमत और लगातार ये कीमतों में इजाफा दिख रहा है।
जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है और ऐसे में $100 प्रति बैरल पहुंची है कच्चे तेल की कीमत। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर खतरा मंडरा रहा है, तो जिस बात का डर था वही हो रहा है और ऐसे में कच्चे तेल की कीमत जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। $100 प्रति बैरल पहुंच गई है अब कच्चे तेल की कीमत। और ऐसे में संजीव सर देखिए, जिस तरह का डर पहले भी बना हुआ था, कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है, इसका बड़ा इम्पैक्ट बड़ा असर क्या देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से महीने या 1.5 महीने की बात यहाँ पर की जा रही है, 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं इस जंग को, ऐसे में तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, इससे जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित तो ऑलरेडी हैं, जैसा कि आपने बताया कि उसमें और भी वो ये एनर्जी क्राइसिस गहरी हो सकती है और तेल के जो दाम हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। $100 प्रति बैरल का आज का ये फिगर पहुंच गया है और ये आगे भी बढ़ सकता है, 115 तक भी जा सकता है, उससे भी अधिक हो सकता है। तो ये सिचुएशन अभी बहुत ही वोलाटाइल है और जब तक कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रेड रूट नॉर्मल नहीं होता तब तक ये जो एनर्जी सप्लाई चेन पर जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो बना रह सकता है और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी अच्छा नहीं होगा और उसके लिए हमें डील करने के लिए अपने आप को तैयार करके रखना होगा। भारत की जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है, देखिए भारत भी इससे प्रभावित ऑलरेडी हो रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा जो 50% तक का जो ऑयल का इंपोर्ट है मिडिल ईस्ट से वो होता है और जाहिर है कि गैस का इंपोर्ट भी हम करने के लिए रूट बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये भारत के ऊपर भी असर डालेगा और एलपीजी के जो दाम है उसमें पहले ही आपने देखा कि उछाल आया है और अब तेल के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो उसके लिए जो हमारी जो आज की सरकार है वो लगातार सारी स्थितियों पर बहुत ही पैनी नज़र ही नहीं रखे हुए है, बल्कि सारी स्थितियों को डील करने के लिए कंटिजेंसी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। तो सारी स्थितियों को डील हमें करना होगा और जैसा कि अन्य देश प्रभावित हैं, भारत भी उससे प्रभावित होगा और लेकिन आने वाले समय में भी ये अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों तक ये इस तरीके की जो वोलेटिलिटी है वो बनी रह सकती है। इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रहना होगा। लेकिन मैं अवश्य आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई कीमतें आसमान छूने लगेंगी और बहुत ही ज्यादा उसको लेकर के आपातकालीन स्थिति जैसी नहीं है। लेकिन जरूर यह है कि एक वोलेटिलिटी बनी रहेगी, एक कीमतों में उछाल आ सकता है और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करके रखना होगा। सरकार भी यही कर रही है। सरकार भी अपने आप को सारी स्थितियों से डील करने के लिए और हमारे जो क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो सारी स्थितियों को डील करने के लिए वो पहले से इंटैक्ट है। तो स्थितियों को डील किया जाएगा और एक चैलेंजिंग स्थिति भारत के लिए भी है, लेकिन भारत जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसी तरह की चैलेंजेस का सामना सफलतापूर्वक करते रहे हैं, आज भी कर पाएंगे, जैसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का हमला जारी है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का हमला जारी है। लेबनान पर लगातार हमले चल रहे हैं, हवा, समुद्र, जमीन से लगातार हमले आईडीएफ की तरफ से। हमले में 820 हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। 600 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। 190 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए हैं। तो देखिए कर्नल ढिल्लों, जिस तरह से आईडीएफ भी लगातार हमले कर रहा है और ऐसे में लेबनान पर ये हमले एक तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और 820 हथियारों का इस्तेमाल किया गया, 600 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी तबाही यहाँ लेबनान में देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब ये वॉर को डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि ईरान चाहता है कि वहाँ किसी ना किसी तरह दूसरी तरफ भी स्प्रेड हो। तो क्योंकि इजराइल तो 2 फ्रंट पे पहले ही लड़ रहा है, तो इसलिए मैक्सिमम अगर दूसरे देशों को इन्वॉल्व करने की कोशिश ईरान द्वारा करी जा रही है। पहले भी वो उनकी सपोर्ट करता रहा है, तो इसलिए ये चीज थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि अभी बहुत अग्रेसिव है वो। और जैसे कहते हैं कि जो जब कोलैप्स होने वाला हो सिस्टम है तो पूरी अपनी ताकत है वो पार्टी झोंक देती है। तो अब ये पूरी अपनी ताकत हर फ्रंट पे झोंक देंगे। एक चीज और, जैसे अभी बात कर रहे थे हम तेल की, तेल से सिर्फ भारत ही इफेक्टेड नहीं है, पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है। यूएसए, कनाडा वगैरह सभी कंट्रीज में तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, 20% बढ़ चुके हैं। और जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जैसे ब्लॉकेड है तो उससे सिर्फ बाकी देश अफेक्टेड नहीं है,
खुद ईरान भी इफेक्टेड है, तो इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि जल्दी ये खुले, क्योंकि ईरान का मैक्सिमम जो इनकम है वो तेल के एक्सपोर्ट से है और वहां से उनका तेल भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उसको इसलिए उनकी करेंसी भी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, तो इसलिए वो कोई चीज बाहर से खरीद नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जो इनकम थी वो तेल से थी। अगर तेल नहीं उनका एक्सपोर्ट होगा तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ईरान के ऊपर भी दोहरी मार उसकी भी पड़ेगी, सिर्फ बाकी वर्ल्ड के ऊपर नहीं है। तो कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी जब तक इसका फैसला होगा तब तक हमें ये जो तेल की मार है वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, तो थोड़ी सी हमें भी कंजूसी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सरकार को भी अपने टैक्सों में कटौती करके कुछ बचत करनी पड़ेगी, लोगों को रिलीफ देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पूरा ही बोझ लोगों के ऊपर डाला जाएगा तो ये बहुत भारी होगा। और क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक है तो खासकर मार्केट में उतना असर नहीं पड़ा है जितना इंटरनेशनल मार्केट में पड़ चुका है, तो आने वाले समय में कितनी जल्दी इसका सोल्यूशन होता है तो उसके ऊपर ही ये डिपेंड करता है। जी कर्नल पीयूष, देखिए जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं लोग भी परेशान हो रहे हैं, भारत में भी दामों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में अब सभी लोगों को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये जो तेल के दाम है वो सभी को प्रभावित कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर एक आम नागरिक के तौर पर हम बात करें तो हम लोगों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा एनर्जी क्राइसिस को सामना ना करना पड़े? देखिए, ये कदम जो है ये सिर्फ इस युद्ध के हालात को देखते हुए नहीं, वैसे भी एक आम आदमी को उठाना चाहिए। हमारे देश में सबसे पहली चीज पैनिक या एक उस सिचुएशन में नहीं आना चाहिए, लोगों को घबराहट किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे जो तेल के स्टॉक हैं अभी भी आज के हालात में भी 20 से 25 दिन के हमारे देश के अंदर तेल के स्टॉक। एक बात और होती है, जब ऐसी खबर आती है तो स्टॉकिंग शुरू हो जाती है, यानी किसी भी तरीके से जमाखोरी जो है वो शुरू हो जाती है, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और ऐसे में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है लेकिन जमाखोरी से भी बचना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं दूसरा पॉइंट यही कहने वाला था कि जमाखोरी से बिल्कुल बचना है, जमाखोरी की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे देश ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज करी है, कुछ समय से हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर सोर्सेस किया है, यानी कि हम किसी एक खास सोर्स पर निर्धारित या उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हम रशिया से, जैसे अमेरिका ने कहा कि हमें 30 दिन की छूट दी, हमने कहा कि हमने कौन सी तुमसे छूट मांगी है, हम आपसे पूछ थोड़ी ना रहे हैं, हम तो पहले से भी फरवरी में भी हमने उनसे आयात किया था और हम करते रहेंगे। हम वेनेजुएला एक और ऑप्शन है, तो इस तरह से हमारे पास, और धीरे धीरे हमने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ भी अपना कदम लिया है। आप आज सड़कों पर देखें कि बहुत सारी गाड़ियां सोलर से चलती हैं जी, और ईवीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, सोलर से, ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस तरह से हमने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी हर एक व्यक्ति को, क्योंकि हमारा देश इंपोर्ट ओरिएंटेड है, हम यानी कि हम तेल का आयात करते हैं करीब 80-85%, तो इसलिए हमारे देश के हर एक नागरिक को जरूरत है कि किसी भी तरीके से अपनी जो कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन है, उसको कंट्रोल किया जाए। यस, गर्मियां आती हैं तो थोड़ा कंजम्पशन बढ़ता है हर तरीके से, पर कैपिटा कंजम्पशन भी बढ़ता है, पर उसको कंट्रोल करने की वैसे भी जरूरत है हमारे देश को, और एक मास ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाने की भी जरूरत है। तो इस तरीके से कोई ऐसे ही पैनिक की सिचुएशन नहीं है। हाँ, हमें नेशनल सिक्योरिटी को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा नेबर है, वो ऑलरेडी एक युद्ध में फंसा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, उसकी सऊदी अरेबिया के साथ संधि है, सऊदी अरेबिया उनको बोलते रहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए या नहीं करिए। तो हमारे को सेना अपनी ड्यूटी कर रही है, बॉर्डर्स पर नहीं है इस वक्त, लेकिन सतर्क उन पर भी एक अवेयरनेस या उनको एक वो स्टेट ऑफ रेडीनेस की हालात में है। तो हमारे देश में पैनिक की बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़िया काम कर रही हैं, और हर एक नागरिक को उसी तरीके से देश के कंट्रीब्यूशन में लगना है, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग और इंस्टेड ऑफ वरिंग टू मच अबाउट दिस वॉर, कि इस युद्ध को देखकर हमारे ऊपर क्या होगा, कि कहीं हमारे सिर पे गोला तो नहीं पड़ेगा। नहीं, हमारे किसी के सिर पे गोला पड़ने वाला नहीं है। हमारी सेनाएं, हमारी एयर डिफेंस बहुत सक्षम है हमारा बचाव करने समझदारी के साथ फैसला लेते हुए कि देखिए जिस तरह से कच्चे तेल के दामों की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, यही संदेश आप भी दे रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।